बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की टू कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। तो देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है माइनस एक्स के। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखेगी क्योंकि डिफरेंट की बुक्स आपके पास पहले से ही मौजूद होते हैं, दो तीन लाइनों में जस्ट इनके आंसर लिखे हुए हैं। तो बेसिक मकसद होता है कॉन्सेप्ट का समझना, तो वो जस्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा इन शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है माइनस एक्स के, मतलब कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मसलन अगर कोई ये हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ये कोई मैस है जो ऐसे इस तरह से क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर ये मैस इस तरफ आ रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैस इस तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, अगर मैस इस तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, मतलब हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कब, अगर हम फ्रिक्शंस को इग्नोर करें कि कोई फ्रिक्शन का अमल दखल इस ऑसिलेटिंग सिस्टम में नहीं है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, तब जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो कांस्टेंट रहेगी। किस तरह से, मतलब अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो जो आंसर आएगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो भी एक आंसर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो भी एक आंसर आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का सम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पर दोनों का सम और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हमेशा सेम आएंगे, हमेशा कांस्टेंट आएंगे। यहाँ पर अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 ही आएगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे आप मीन पर देखें, चाहे एक्सट्रीम पर देखें, चाहे नेक्स्ट एक्सट्रीम पर देखें, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के? भाई नहीं, एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं किया। आपने कहना है नो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का आपको मजीद 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए स्प्रिंग मैस सिस्टम है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट k बाई m, और सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है 1/2 पाई g बाई l। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के ऊपर, और जो मैस अटैच है इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी k और m के ऊपर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई स्क्वायर रूट g बाई l, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है g के ऊपर और l के ऊपर, सिर्फ g और l के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिंपल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, मतलब अगर आप सिंपल पेंडुलम को यहाँ से छोड़ें तो भी फ्रीक्वेंसी वही होगी और यहाँ से छोड़ें तो भी फ्रीक्वेंसी वही होगी। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, तो g और l पे, और ये k और m पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज कर सकते हैं? भाई पहले देखते हैं कि आइडियल सिंपल पेंडुलम होता क्या है। बहरहाल आपने इसका एक लाइन में आंसर पहले लिखना है जिसका आपको 1 नंबर मिलेगा, नो वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। अब क्यों नहीं कर सकते वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, किसी सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है कि जिसमें हम जो बॉल ले रहे होते हैं वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है लेकिन हैवी होता है, साइज में स्मॉल होना चाहिए लेकिन हैवी होना चाहिए। और दूसरी चीज उसमें यह है कि ये जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं ये वेट लेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। तीसरी जो उसमें चीज है कि ये जिस फिक्स पोर्ट के साथ बना हुआ है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होनी चाहिए, मतलब फ्रिक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ जो इसमें चीज है कि सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है तो एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है भाई, स्मॉल मैस हो लेकिन हैवी मैस हो, यहाँ पर कोई फिक्स पोर्ट के साथ कोई फ्रिक्शन ना हो, भाई स्ट्रिंग थोड़ी सी भी इनएक्सटेंसिबल ना हो और वेट लेस हो, हम कैसे ऐसी स्ट्रिंग लाएं।
और तीसरी चीज़ कि एयर फ्रिक्शन ना हो। तो ये चार चीज़ें जो है वो पॉसिबल आप कह सकते हैं कि नहीं है। तो इस वजह से हम अगर ये चार चीज़ें इसमें हों तो फिर ये कौन सा होगा, ये आइडियल सिंपल पेंडुलम होगा, और आइडियल सिंपल पेंडुलम को हम रियलाइज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह का सिंपल पेंडुलम बना लें कि जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई ये रेजिस्टेंस ना हो, तो एक दफ़ा मैंने इस सिंपल पेंडुलम को इस तरह से मैस को डिस्प्लेस किया, ऑसिलेट किया, ये पूरी ज़िंदगी ऑसिलेट करता रहेगा, पूरी ज़िंदगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन तो है ही नहीं है, फिक्स पोर्ट के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये पूरी ज़िंदगी ऑसिलेट करता रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये फिर कौन सा पेंडुलम होगा, ये आइडियल पेंडुलम होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। रियल पेंडुलम में क्या होता है भाई, यहाँ पर फिक्स पोर्ट के साथ भी फ्रिक्शन होगी, स्ट्रिंग थोड़ी बहुत एक्सटेंसिबल हो जाएगी, एयर फ्रिक्शन भी लाजमी होगी, और ये चलता चलता रुक भी जाएगा। तो ये होता है रियल पेंडुलम। लेकिन आइडियल पेंडुलम हम रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशंस हम पूरी नहीं कर सकते जो आइडियल पेंडुलम के लिए ज़रूरी हैं, और वो चार मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। के जो टोटल डिस्टेंस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कोई बॉडी कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड में, कि जबकि उसका एम्पलीट्यूड ए हो। तो देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। यहाँ पर देखें, अगर ये सिंपल पेंडुलम है और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करता हूँ, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए है। वो कितना है, ए है, जो क्वेश्चन में गिवन है। और जाहिर है ये सिंपल ये जो मैस है ये यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा इधर आएगा। तो देखते हैं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। यहाँ पर देखिए, पहले इसने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ तक जाते हुए ए, वापसी पर आते हुए फिर ए ट्रैवल किया, यहाँ पर जाते हुए फिर ए ट्रैवल किया, यहाँ से वापस आते हुए फिर ए ट्रैवल किया। तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट। एक टाइम पीरियड कब कंप्लीट होगा, जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से दोबारा मीन पोजीशन पर आ गया। तो हम कहते हैं एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर ली, और एक वाइब्रेशन जितने टाइम में करता है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब इसमें इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो चीज़ देखिए। एम्पलीट्यूड कितना था, ए, एम्पलीट्यूड कितना था, ए था। तो ए जाते हुए ए आते हुए कितना हो गया, 2a, फिर ए जाते हुए ए आते हुए कितना हो गया, मजीद 2a। तो 2a प्लस 2a कितना हो गया, 4a। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, वो कितना ट्रैवल करेगा, 4a करेगा। ओके हो गया, a 2a 3a 4a। तो उसने यही हमसे पूछा, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। तो टोटल डिस्टेंस उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल, व्हाट हैपन इफ इट्स सस्पेंडेड मास इज डबल। कि अगर सिंपल पेंडुलम की हम लेंथ को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर उसके मास को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला टाइम पीरियड का होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। तो अगर सिंपल पेंडुलम की मैं लेंथ को डबल कर दूं तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने बताना है। मतलब हमने क्या करना है कि L को क्या कर देना है, 2L कर देना है, सिंपल, बस इतना ही। तो देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L की जगह पुट कर दे 2L ओवर G। अब स्क्वायर रूट 2L को बाहर, स्क्वायर रूट 2 को बाहर ले आए, T डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाहर 2 पाई L बाय G आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आ गया ना, स्क्वायर रूट को मैं थोड़ा सा बाहर ले आया हूँ। अब ये 2 पाई L बाई जी क्या है, 2 पाई L बाई जी क्या है, ये है T, सिंपल T। तो T डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू T। अब स्क्वायर रूट 2 को अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 1.41 T। यानी कि जो पहले उसका टाइम पीरियड था उससे 1.41 टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे सिंपल पेंडुलम की तो 1.41 टाइम्स जो टाइम पीरियड है उसका बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करें। सेकंड क्वेश्चन उससे पूछा हुआ था कि अगर हम सिंपल पेंडुलम के में जो मास है उसको डबल करें तो फिर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मास के डबल करने से टाइम पीरियड पे, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड देखिए किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और जी पे। यहाँ पर मास कहाँ है? मास तो है ही नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मास को डबल करें, ट्रिपल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। तो मास पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो? एक्सप्लेन। कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस सिंपल हार्मोनिक करते हुए क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? क्या ये कभी जीरो होगा? तो भाई कांस्टेंट नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। भाई क्यों कांस्टेंट नहीं रहता वो चीज़ देखते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। आप एक्सेलरेशन का क्या था फार्मूला? ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। यही था ना एक्सेलरेशन डायरेक्टली माइनस एक्स, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या ये एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी कर रहा है तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखते हैं किस तरह से। मीन पोजीशन पे क्या होगा? एट मीन पोजीशन, एट मीन पे क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 होता है। और एट एक्सट्रीम पे क्या होगा? एक्सट्रीम पे क्या होगा? x इज इक्वल टू x नॉट होता है। यहां पर देखिए, मीन पोजीशन में x की जगह 0 पुट करूं तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? x इज इक्वल टू x नॉट, यानी कि x की जगह जब x नॉट अगर हम पुट करें तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम आएगा। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है क्योंकि x 0 हो जाता है। x की जगह 0 पुट करें, एक्सेलरेशन 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह x नॉट पुट करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। यानी कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फिर मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। मतलब कि किस तरह से? 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, कभी 0 हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है। तो पहली बात ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। उसने कहा है कि क्या कि ये कभी 0 होगा? भाई मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो सेकंड पार्ट इसका यही था, इज एक्सेलरेशन एवर 0? भाई मीन पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल? डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? पहले देखते हैं कि फेज एंगल से क्या मुराद है, क्योंकि उसने पहला क्वेश्चन किया है व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल ओके हो गया। तो फेज एंगल हमें बताता है कि कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में फेज एंगल हमें क्या बताता है कि फेज क्या होता है? फेज एंगल होता है। और वो एंगल हमें क्या बताता है? किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो। अब यहाँ पर देखें, अगर ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ओके हो गया। अब अगर यहाँ से पार्टिकल मूव करके इधर आता है तो एंगल π/2, पार्टिकल इधर मूव कर गया तो एंगल पाई, यहाँ पर मूव कर रहा है 3π/2, यहाँ पर आया तो 2π। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर तो एंगल π/2 हो, इसका मतलब है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक, ये मीन है इसकी, ठीक है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। अगर एंगल 0 हो, इसका मतलब है बॉडी 0 मीन पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया। अगर एंगल π/2 है तो इसका मतलब है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है बॉडी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो π/2 है, इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ जा रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बताई, डायरेक्शन भी बता दी। अगर एंगल 3π/2 है, इसका मतलब है कि बॉडी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डायरेक्शन किस तरह हुई? भाई अब बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, पहले अपवर्ड थी ना, अब 3π/2 है, इसका मतलब है डाउनवर्ड है। तो जो फेज होता है, ये जो 0 π/2 3π/2, इसको हम कहते हैं फेज। फेज हमें बताता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में। ओके हो गया। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? क्या जो फेज है ये एंगल होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान? भाई नहीं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल नहीं होता। ये वो एंगल होता है जो रोटेटिंग वेक्टर बनाता है रेफरेंस लाइन के साथ। अब ये क्या है? रेफरेंस लाइन है, और ये क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है। मैं रोटेटिंग वेक्टर को रेड से बना देता हूं।
ये क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है, और ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन के साथ ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, जो ऐसे रोटेट कर सकता है, रोटेटिंग वेक्टर जो रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनाता है वो होता है फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान नहीं होता। फेज एंगल वो एंगल होता है जो रोटेटिंग वेक्टर बनाता है रेफरेंस लाइन के साथ। तो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट विच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें टू डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस या सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आपस में मिलेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फिर से इसको क्वेश्चन को गौर से समझें कि ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो है वो मिलेंगी और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो देखते हैं वो कंडीशन। देखिए फॉर एग्जांपल है, ये कोई हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी की ये वेव फॉर्म है एक की, और ये कोई और दूसरी बॉडी है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये उसकी वेव फॉर्म है। ओके, तो जब ये आपस में मिलेंगी तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। कहता है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ये आपस में मिले तो इनका जो रिजल्टेंट आए वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ये तो सिंपल हार्मोनिक है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म है, लेकिन जब ये मिलेंगी तो इनका एक रिजल्टेंट बनेगा। कहता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी इन दोनों की? तो पहली कंडीशन है सेम फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनका आपस में फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये 90 पे है तो ये भी 90 पे, अगर ये हमारे पास 270 पे है तो ये भी 270 पे, अगर ये फिर ये 90 पे है तो ये भी 90 पे, मतलब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके है। नेक्स्ट है सेम नेचर, सेम नेचर होनी चाहिए। ये अगर मैकेनिकल वेव्स आप ले रहे हैं तो दोनों मैकेनिकल वेव्स हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर एग्जाम्पल दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, तो मतलब नेचर सेम होनी चाहिए। आप दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस ले रहे हैं जिनको आपने ऐड करना है, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। तब जब ये मिलेंगी तो इनका एक रिजल्टेंट बनेगा। अब वो रिजल्टेंट होगा जो होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द वेलोसिटी इज 0 व्हेन द एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। प्रूव करना है कि जब एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वेलोसिटी 0 होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये प्रूव करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है। तो पहले देखते हैं मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन, और आपको पता है कि मीन पोजीशन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल एक काम करना है, ये दो फार्मूले आपने पहले याद करने हैं। सिंपल एक काम करना है, जहां भी दोनों फार्मूलों में x आ रहा है ना वहां पर 0 पुट कर दें। तो देखते हैं क्या आता है। एक्सेलरेशन में पहले पुट करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करूं, 0, क्योंकि मीन पोजीशन पे निकाल रहा हूं, तो यहां पर 0 पुट कर दें। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। वेलोसिटी का देख लेते हैं, वेलोसिटी का देख लेते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x आ रहा है, x की जगह क्या पुट करें, 0, क्योंकि मीन पोजीशन पे देख रहे हैं, तो 0 ऊपर स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा, तो ये आ रही है। मतलब कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक चीज तो प्रूव होगी, उसने कहा है कि ऐसी कंडीशन बताएं जब एक्सेलरेशन 0 हो और वेलोसिटी मैक्सिमम हो। भाई मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब एक्सट्रीम पे देख लेते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है। अब दोनों ऊपर वाले फार्मूले में जहां पर x है ना वहां पर x नॉट पुट कर दें। पहले x की जगह 0 पुट किया था, अब x की जगह x नॉट पुट कर दें, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करें, x नॉट, तो यहां पर x नॉट। भाई एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम आ गया, कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, अब देखते हैं जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस है
x इज इक्वल टू क्या है, एक्स नॉट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो वेलोसिटी के फार्मूले में जहां भी आपको x नजर आए ना वहां पर x नॉट पुट कर दें, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे x नॉट होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर x कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, यहां पर है। तो x की जगह क्या पुट कर दें, x नॉट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x नॉट का स्केयर। तो x नॉट स्केयर माइनस x नॉट का स्केयर 0, 0 इंटू ओमेगा 0। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। यानी कि उसने यही पूछा था कि ऐसी कंडीशन बताएं कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो, एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, वेलोसिटी 0 हो। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहां पर भी हल्का सा बता दें, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन रिलेशन टू SHM एक्सप्लेन द इक्वेशंस। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव और a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर x है। आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करना है कि इन इक्वेशन में ये जो चीज़ें हैं y, a, ओमेगा t, फाइव, ये a, ये ओमेगा, ये x, ये क्या चीज़ें हैं, आपने जस्ट इतना बताना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है, इनिशियल एंगल। और यहां पर ये एंगल कौन सा है, एट टाइम t, इन टाइम t। जब टाइम t गुजरने के बाद जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, ओमेगा t बनता है। इसी तरह इसमें a क्या है, एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और x क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना कि इक्वेशन में ये चीजें क्या क्या बता रही हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसमें टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब अगर मैं कहूँ मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का सम करेंगे। तो याद रखें कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे देखें, जब मैं मीन पोजीशन से स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा, मैं ऐसे इसको स्प्रिंग मीन पोजीशन से ऐसे मैस को यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो मीन से काफ़ी स्पीड से गुजरेगा, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर आपने बताना है कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, मीन पे कितना होगा, और एक्सट्रीम पे दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा। तो याद रखें कि हमेशा मीन पे, एक्सट्रीम पे या किसी भी पॉइंट पर, इसको गौर से सुनना है, मीन पे या एक्सट्रीम पे या यहाँ पर कहीं पर भी जब आप टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा आंसर कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा आंसर सेम आएगा। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप इस पॉइंट पर करें, इस पॉइंट पर करें या इस पॉइंट पर करें, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। और थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए यहाँ पर मैस रुकता है तो वेलोसिटी 0 और काइनेटिक एनर्जी 0। मान ले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 10 है, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो 0 + 10 टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 10। ओके हो गया। मीन पोजीशन पर देखते हैं। मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होती है। मीन पोजीशन पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि मीन से काफ़ी स्पीड से गुजरता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, अगर मान लें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 10 और पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी कितनी आई, वो भी आई 10। अच्छा, अब इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी सिस्टम के पास और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मतलब दोनों 0 नहीं होंगे। मान लें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 5 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी 5 हो जाएगी, तो 5 + 5
टोटल एनर्जी फिर से 10, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर दोनों का सम करेंगे तो हमेशा जो टोटल एनर्जी का आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ये 10 मैंने अपने पास से वैल्यू ली है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये रिलेशन होता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी वर्डिंग में बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपने ऐसे फिनोमेना के नाम, ऐसे फिनोमेना के बारे में बताना है जिसमें रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस क्या होती है कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स वो इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के, तो तब जो हमारे पास फिनोमेना होता है वो कौन सा होता है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। तब जो होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसको कह देते हैं। तो ये किस तरह से होता है, देखिए रेडियो सेट में पहले देखते हैं। रेडियो सेट में क्या होता है, अगर जो हमारे पास बाहर रेडियो स्टेशन है वहाँ से जेएलएम की अगर हम बात करें तो जेएलएम का कौन सा होता है, FM 95 होता है। बाहर से फ्रीक्वेंसी कितनी वो आ रही है, 95 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो स्टेशन से। अगर आप अपने रेडियो सेट से भी 95 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को सेट करें तो यहाँ भी 95 और जो बाहर से आ रही है वो भी 95, मतलब आपके रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी भी 95, बाहर से भी 95, दोनों मैच करेंगे तो रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या होगा, वो रेडियो में जो भी सॉन्ग लगा है या जो भी आरजे डीजे वगैरह आया है वो सुनाई देने लग पड़ेगा। तो दो फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाए तो रेजोनेंस होता है। माइक्रोवेव ओवन में अगर हम देखें तो उसमें माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज़। इसी तरह जो हमारे पास अंदर वो कोई भी हमने चीज़ रखी है गर्म होने के लिए, उसमें जो वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स होती हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज़ है। तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जब ये दोनों मैच कर जाती हैं, ये भी 2450 ये भी 2450 मैच कर जाएंगे, कौन सा फिनोमेना होगा, रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। स्विंग मतलब अगर आप किसी को झूला दे रहे हैं तो ये जो आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें इसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी उस झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो तब भी जो फिनोमेना होगा वो कौन सा होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। और झूला अच्छे खासे एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कब, जब आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएंगे तब झूला अच्छे खासे एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ mass spring system is hung vertically and set into oscillation, why does the motion eventually stop? कहता है कि अगर हम एक mass spring system को vertically ऐसे हैंग करें तो जब हम इसको ऐसे पकड़ के छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ऑसिलेट करते करते ये रुक जाता है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा डैम्पिंग की वजह से है। ऐसा किसकी वजह से है, डैम्पिंग की वजह से है। डैम्पिंग में क्या होता है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है। और और एनर्जी डिसिपेट होती है, और क्यों डिक्रीज करता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, जब ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन की फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट इस पे कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी। एनर्जी डिसिपेट होगी तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 कम होता जाएगा और आखिरकार ये रुक जाएगा। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये डैम्पिंग हो रही है। तो उसने कहा है ना ये इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है ऑसिलेट करते करते। ऐसा क्यों है, तो आपने कहना है ये डैम्पिंग की वजह से है। तो अगर आपसे पूछे कि डैम्पिंग क्या है, आपने उसमें नीचे लिखना है कि डैम्पिंग में क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। और क्यों एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम हो जाता है ऑसिलेटिंग बॉडीज़ का, और क्यों कम हो जाता है, बाई एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये डैम्प्ड सिस्टम हो गया, ये डैम्पिंग हो गई है। तो डैम्पिंग की वजह से क्या हो जाता है, इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।